आंतरिक दोष को पहचानता है। ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट को, आंतरिक दोष को पहचानता है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को। एक होता है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज जिसको बोलते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये ट्रांसफार्मर के बाहरी दोष को पहचानता है। बाहरी के लिए एचआरसी, अंदर के लिए बकल। सिंपल रिले मतलब फॉल्ट को पहचानना, फॉल्ट को पहचानना, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? एक टर्म से आपका सर्किट ब्रेकर, 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 सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है बताओ? सर्किट ब्रेकर जो होता है सर्किट को ब्रेक कर देता है। रिले को कहने पर रिले इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंचाता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है बताओ? ब्रेक कर देता है, यानी कि पाथ को ब्रेक करता है। ये क्या है? पाथ ब्रेकर है, पाथ ब्रेकर है। यानी कि पाथ ब्रेकर पाथ को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। और रिले क्या करता है? दोष को पहचानता है, इसके पास सिग्नल पहुंचाता है। ये बेसिकली काम है इसका। तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली पाथ को क्या करता है? डिटेक्ट, ब्रेक कर देता है। और ये अपने आप भी ऑपरेट करता है और इसके अलावा मैनुअली भी ऑपरेट करता है, दोनों कंडीशंस में। यानी आदमी भी इसको ऑपरेट करता है, साथ ही अपने आप भी ऑपरेट होता है, दोनों कंडीशंस में ऑपरेट हो सकता है। अगला हम बात करेंगे इसके अलावा ट्रांसफार्मर में बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका सिलिका जल का कलर कैसा होता है, ठीक है। ये हमारा सिलिका जल का कलर जो होता है, सिलिका जल का कैसा होता है? ये आकाश की तरह नीला होता है, आकाश की तरह नीला होता है, आकाश की तरह नीला होता है, आकाश की तरह नीला होता है। साथ ही साथ ये जब नमी को अवशोषित कर लेता है, इसका काम है नमी को अवशोषित करना, इसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला, पीला हो जाएगा। एक कब? ये नमी जब रहता है, नमी रहने पर इसका कलर कैसा होगा? पीला। जब नमी नहीं रहेगा तो कैसा इसका कलर होगा? पेल पिंक, सॉरी पिंक मतलब गुलाबी। ये कैसा कलर होगा इसका? गुलाबी, हल्का गुलाबी होगा। कब होगा? जब नमी रहेगा तब पेल पिंक, गुलाबी होगा। पिंक मतलब गुलाबी होता है। तो सिलिका जल कैसा? इसका काम क्या है बताओ? मॉइस्चर को क्या करना? अवशोषित करना, मॉइस्चर को अवशोषित करना, इसका मेन काम ये है। इसमें ब्रीदर है, ब्रीदर का काम क्या है? सांस को लेना और छोड़ना। ट्रांसफर ऑयल होता है, ट्रांसफर ऑयल का क्या काम है? ठंडा करना तथा इंसुलेशन का काम करना, कूलिंग करना एज वेल एज इंसुलेशन का। नहीं तो क्या होगा? करंट इधर से उधर फ्लो करने लगेगा। इसका दो काम है ट्रांसफर ऑयल का, ठंडा करना, साथ ही साथ क्या? इंसुलेशन का प्रदान करना। ये सब काम है उसका ट्रांसफार्मर में। अगला देखो, अगला जो होता है आपका, अगला जो होता है अगला एक होता है सेमीकंडक्टर। एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। इंसुलेटर का कंडक्टिविटी नगण्य होता है। और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी दोनों का बीच में होता है, दोनों का बीच में होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है, ये दो प्रकार के होता है। कौन कौन दो प्रकार के होता है बताओ? इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक दो प्रकार का होता है। इंट्रिंसिक किसको बोलेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर को। ये जो होता है शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, ये बिल्कुल प्योर होता है। और ये बताओ क्या होता है? अशुद्ध होता है, बिल्कुल अशुद्ध होता है, इसमें शुद्धि का गुण पाया जाता है, अशुद्ध होता है। इम्प्योर है, इम्प्योर होता है, इसमें कौन इम्प्योरिटी को ऐड करना पड़ता है? कौन सा इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट हो सकता है या ट्राइवैलेंट हो सकता है। इसके आधार पर दो प्रकार के होता है। एक हमारा होता है पी टाइप और एक क्या होता है? एन टाइप होता है। एन टाइप होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है? होल। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें होल जो ज्यादा होता है, होल ज्यादा होता है, जिसको होल ज्यादा कहने का मतलब मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल ज्यादा होता है। एक होता है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसमें एन टाइप में बात करेंगे, एन टाइप में मेजॉरिटी जो होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मेजॉरिटी में होगा इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी में क्या होगा? माइनॉरिटी में होगा होल, माइनॉरिटी में होगा होल, होल। अब देखो हमारा पी टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं बताओ? ट्राइवैलेंट की पेंटावैलेंट। इसमें जो हम लोग इम्प्योरिटी बनाते हैं, हमारा इम्प्योरिटी जो होता है ट्राइवैलेंट होता है। ट्राइवैलेंट मतलब तीन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होता है। और इसमें क्या होता है बताओ? पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है,
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का नाम बताओ कुछ, कितना होता है? इसका इम्प्योरिटी का नाम है बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बाल गंगाधर इंडियन तिलक हमारा बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसको याद रखेंगे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बाल गंगाधर इंडियन तिलक कौन सा है? ट्राइवैलेंट तिलक से ट्राइवैलेंट। तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक कैसा? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में कौन सा है बताओ? पेंटावैलेंट में हमारा आर्सेनिक बिस्मथ। इसका कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे ऐसे, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। क्या रखेंगे? नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। ठीक है, याद रहेगा। इसका क्या रखेंगे? नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। अच्छा याद रहेगा। ऐसे भी याद रखेंगे, नेशनल परमिट असम साउथ बिहार। ये थोड़ा पहले ही वाला ठीक हमारा नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। इसका बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और क्या बताओ? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, बोल देगा कि ये जो है बिस्मथ है, बिस्मथ जो है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, कौन सा है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आया? इसका कटिंग वोल्टेज भी सेमीकंडक्टर का मेनली रूप से दो होता है, एक होता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। इसका कटिंग वोल्टेज बताओ। 7 वोल्ट, इसका 0.3 वोल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन का कटिंग वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का कितना होता है? 0.3 वोल्ट। इसको याद रखना है, एकदम दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, समझे बात? चलिए बताइए, अभी हम लोग के पास टाइम अभी कितना हुआ है बताइए? 11:15 हुआ। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब हमारा बात करते हैं इसमें जो है हमारा सबका फुल फॉर्म बहुत पूछता है। जैसे कि हमारा फुल फॉर्म SCR का फुल फॉर्म बताओ। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होगा। SCR का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके अलावा देखो, BJT का फुल फॉर्म पूछता है। इसको बोलता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, BJT होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक करंट कंट्रोल डिवाइस है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है BJT। एक होता है फेट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कैसा डिवाइस है? ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है सर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। SCR है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, BJT है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फेड जो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेड जो होता है फर्दर दो प्रकार के होता है। फेड क्या होता है? जेफेट होता है और मॉसफेट होता है। जेफेट होता है और एक होता है मॉसफेट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म होता है, J इंडिकेट करता है जंक्शन। J जो है आपका जंक्शन, F इंडिकेट कर रहा फील्ड, E इंडिकेट कर रहा इफेक्ट, T इंडिकेट कर रहा ट्रांजिस्टर। A हमारा होता है मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अलावा जो होता है IGBT होता है,
IGBT का फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसके अलावा जो होता है इंसुलेटेड गेट के अलावा ये हमारा GTO होता है। GTO का फुल फॉर्म गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, यही ना, थायरिस्टर का फैमिली है। ये जो होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ये जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, इतना जो फुल फॉर्म लिखा है, एक फुल फॉर्म से क्वेश्चंस रहेगा, एक यही सब फुल फॉर्म से क्वेश्चंस रहेगा हमारा। ACR ऐसे इसको याद रखना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, थायरिस्टर फैमिली, ये भी थायरिस्टर। IGBT मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज, BJT कैसा, करंट कंट्रोल डिवाइस। BJT में 3 टर्मिनल होता है, एक होता है इमीटर बेस कलेक्टर, 3 टर्मिनल होता है। बेस जो होता है छोटा होता है, इमीटर बड़ा होता है, कलेक्टर क्या होता है, छोटा होता है। हमारा सबसे बड़ा इमीटर कलेक्टर, सॉरी, सबसे बड़ा हमारा। इसमें करंट जो होता है आपका I बराबर क्या होगा, IB प्लस कितना होगा, IB प्लस IC। इसमें एक रिलेशंस होता है अल्फा बीटा में, क्या होता है बताओ, अल्फा बराबर 1 डिवाइड बाय नहीं, बीटा होता है अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, ऐसा होता है। इसी से रिलेशन माइनस होता है 1 माइनस अल्फा। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, फेट में भी जो होता है 3 टर्मिनल होता है, गेट ड्रेन सोर्स, हमारा ड्रेन गेट सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स। इसमें भी 3 टर्मिनल होता है, इसमें भी 3 टर्मिनल होता है। इसमें जो होता है बाइपोलर जंक्शन क्यों बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन इस तरीके का होता है, 2 जंक्शन है, 2 जंक्शन इसमें होता है। यानी कि एक डायोड होता है, डायोड जो होता है आपका, डायोड जो होता है इसमें ए हमारा बड़ा वाला P होता है, छोटा वाला N होता है। यदि इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका कम होगा तो कंडक्ट करेगा, इसको कंडक्टिंग मोड बोलेंगे। कंडक्टिंग मोड में शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, तो 0 ओम रेजिस्टेंस होता है। और जब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे, तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डायोड कैसा गुण होता है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। इतना क्वेश्चन से कम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है। बोर्ड पर वही चीज लिखा हुआ है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही है। देखो अब हम बात करें डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर देखो क्या करता है, डीसी जनरेटर क्या करता है, देखो डीसी जनरेटर हम बताए थे भाई क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। और इसमें एक होता है डीसी जनरेटर जो होता है आपका मैकेनिकल को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल में बदलता है। इसका कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस बहुत आता है। कंस्ट्रक्शन में जो बोल रहे हैं वो पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है। एक होता है योग जो होता है सबसे बाहरी हिस्सा है, योग जो होता है सबसे बाहरी हिस्सा होता है। मशीन का योग जो है सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे क्या है बताओ, बाहरी हिस्सा है। ये जो है सबसे बाहरी हिस्सा है। और ये किससे बना रहता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना रहता है। छोटे मशीन के लिए कास्ट आयरन, बड़े मशीन के लिए कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। और इससे होकर के फ्लक्स पास करता है, ये हमारा योग से होकर के फ्लक्स को पास करता है, बना होता है। मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है पूरे मशीन को, ठीक है। इसमें सबसे बाहरी हिस्सा है, मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है, फ्लक्स को पास करने के लिए रास्ता देता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। छोटे मशीन के लिए कास्ट आयरन, बड़े मशीन के लिए क्या, कास्ट स्टील का बना होता है, ऐसा होता है। और योग की जगह पर एक कभी फ्रेम पूछ देगा, फ्रेम में देखो अंतर क्या है, फ्रेम सब चीज फंक्शन सेम है, सेम मटेरियल का बनता भी है, लेकिन इससे होके फ्लक्स पास नहीं करता है। क्वेश्चन पूछता है हमारा योग से होकर फ्लक्स पास करता है, इससे होकर के फ्लक्स पास नहीं करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम से फ्लक्स नहीं पास करता है, जबकि योग से होकर के फ्लक्स पास करता है। अब देखो डीसी मोटर्स में ब्रश जो बना रहता है, किसका बना रहता है, कार्बन का। ब्रश जो बना रहता है कार्बन का बना रहता है। इसके अलावा जो होता है कम्यूटेटर का क्या फंक्शन है बोलो, एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलना।
तो हमारा अगर जनरेटर का बात करेंगे तो जनरेटर के आर्मेचर में एसी पैदा होता है और उसको डीसी में बदलता है। तो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल रेक्टिफायर टाइप का बिहेव करता है। यही डीसी मोटर में उसको डीसी देते हैं लेकिन एसी चाहिए, तो वहां पर हमारा इन्वर्टर टाइप के काम करता है, क्योंकि मोटर में डीसी को एसी में बदलता है। क्लियर है? यानी कि कम्यूटेटर का दो फंक्शंस है, एसी को डीसी, डीसी को एसी बदलना। जनरेटर में एसी से डीसी, मोटर में डीसी से एसी। तो जनरेटर के केस में इसको रेक्टिफायर बोलेंगे, मोटर के केस में इन्वर्टर बोलेंगे। ठीक है? इसके अलावा जो होता है फील्ड वाइंडिंग में हमेशा करंट डीसी होता है, फील्ड वाइंडिंग में करंट हमेशा डीसी होता है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग में करंट हमेशा एसी होता है। याद रखना है। फील्ड वाइंडिंग का मुख्य कार्य होता है फ्लक्स को पैदा करना, आर्मेचर वाइंडिंग का मेन काम होता है ईएमएफ को पैदा करना। आर्मेचर वाइंडिंग का मुख्य कार्य ईएमएफ पैदा करना, फ्लक्स का काम करना ये फील्ड वाइंडिंग का। फील्ड वाइंडिंग में धारा हमेशा डीसी होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा हमेशा क्या होता है, एसी होता है। धारा हमेशा क्या होता है, एसी होता है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें जो होता है कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है कौन सा मटेरियल का बना रहता है, कॉपर का। और हर कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच लेमिनेशन किया जाता है। कौन सा लेमिनेशन होगा, हमारा माइका का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये दोनों जुड़ रहा है, जहां जुड़ने के यहाँ पर माइका इंसुलेशन है। माइका इंसुलेशन जो होता है इसका भी जो थिकनेस होता है सेम पहले बताया उतना ही होता है, 0.35 mm से कितना 0.5 mm। माइका इंसुलेशन, माइका वर्ड को याद रखना है। हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट में माइका इंसुलेशन चढ़ाया जाता है जिसका थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है 0.5 mm से 0.35 जो भी है। और इसमें जो होता है इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर निकालने के लिए डीसी मोटर्स में मैक्सिमम पावर का कंडीशन है, मैक्सिमम पावर का क्या कंडीशन है, देखो कि यहाँ जो बैक ईएमएफ होता है V/2 के बराबर होता है। ईबी जो होता है बैक ईएमएफ जो होता है क्या होता है, V/2 के बराबर होता है। यानी कि ईबी बराबर क्या होता है, V/2। बैक ईएमएफ जो होता है V/2 के बराबर होता है। अब इसके अलावा देखो हमारा ईबी बराबर कितना होता है, V/2। ये कंडीशन जो है बिल्कुल याद रखना है, हमारा कंडीशन बिल्कुल। और क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 85% होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी आप लोग समझ जाते हैं पावर को, मैक्सिमम एफिशिएंसी ज्यादा हो सकता है लेकिन मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर कितना होता है तो मात्र 50%, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है लोड रेजिस्टेंस बराबर सोर्स रेजिस्टेंस। तो टोटल जो है से पावर का आधा ही पावर ट्रांसफर हो पाएगा, आधा से ज्यादा पावर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये हमारा है। इसके अलावा हमारा डीसी जनरेटर्स में एक होता है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शंस क्या करता है, फील्ड फ्लक्स का इफेक्ट आर्मेचर फ्लक्स पर इफेक्ट होता है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्मेचर रिएक्शन। और इसमें एक फार्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक होता है जनरेटेड ईएमएफ। तो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है ईजी बराबर होता है P/Zn बटा में कितना 60 है। यहाँ पर P जो है देखो इसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। P जो है क्या है, पोल की संख्या है। Z क्या है, चालक की संख्या है। A जो है स्पीड है, स्पीड इन आरपीएम। और फाई जो है क्या, फ्लक्स है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जनरेटर के लिए नहीं, ये फार्मूला जो है आपका मोटर के लिए भी वैलिड है। ये जनरेटर के लिए भी नहीं, मोटर के लिए भी वैलिड है। यानी कि डीसी मोटर के लिए वैलिड है। बैक ईएमएफ जो होता है P/Zn बटा कितना होता है, 60 होता है। यानी कि बैक ईएमएफ जो है ईबी बराबर कितना होता है, P/Zn बटा में 60 है। सेम चीज है, P जो है पोलो की संख्या है, फाई जो है नंबर ऑफ फ्लक्स है, Z जो है चालक की संख्या है, N जो है क्या, स्पीड इन आरपीएम। और 60 A जो है पाथ की संख्या है। और पाथ की संख्या जो है सबसे ज्यादा पूछता है। ये हमारा पाथ की संख्या जो निकालने के लिए जो होता है ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, वाइंडिंग पर। वाइंडिंग जो है आपका दो तरह के है, एक आपका लैप है, एक आपका वेव है। एक आपका लैप वाइंडिंग, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। लैप वाइंडिंग होता है, क्या होता है, वेव वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप में देखो ऐसा होता है, A बराबर होता है M इंटू P। यहाँ A बराबर होता है 2M। देखो लैप P से इंडिकेट कर रहा है P,
कुछ नहीं इंड कर रहा तो 2 लिखना है। जहां m लिखते हैं सिंप्लेक्स के लिए, m बराबर 1 किसके लिए, सिंप्लेक्स के लिए, सिंप्लेक्स के लिए। m बराबर 2 लिखते हैं डुप्लेक्स के लिए, डुप्लेक्स के लिए। m बराबर 3 लिखते हैं किसके लिए, ट्रिप्लेक्स के लिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन जैसे पूछेगा, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको जवाब अभी तुरंत देना है 2 घंटा के अंदर वाला ही क्लास में। अब हमारा ऐसे है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, यदि 4 पोल लैब कनेक्टेड डीसी जनरेटर से या मोटर है, तो इसमें बताओ कि 4 पोल लैब कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा, a बराबर कितना p। कुछ नहीं बोला है तो सिंप्लेक्स मानना है। सेम क्वेश्चन रहता यदि 4 पोल डीसी जनरेटर्स है जो कि डुप्लेक्स लैब है, जो कि क्या है, डुप्लेक्स लैब है, तो डुप्लेक्स लैब 2 गुने 4 कितना होता है, 8 होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता कि 4 पोल डीसी जनरेटर्स है जो कि आपका ट्रिप्लेक्स वेव है, क्या है, ट्रिप्लेक्स वेव है। तो ट्रिप्लेक्स वेव हो जाएगा तो वेव के लिए कितना, 2 गुने 3 बराबर कितना, 6। कुछ नहीं बोलता, 4 पोल वेव कनेक्टेड है सिंपल बोलता, तो क्या कितना होता, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता। वेव के लिए 2, लैब के लिए p। सिंप्लेक्स में ऐसे, डुप्लेक्स करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, ट्रिप्लेक्स में 3 से गुना कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल बोले तो 4 से गुना कर देंगे। अभी तक आप लोग डुप्लेक्स तक पूछा है, ठीक है, और डुप्लेक्स ही पूछने का ज्यादा संभावना है, ठीक है। इस तरीके से होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे देगा, सब चीज दे देगा, फ्लक्स दे देगा, जेड दे देगा, एन दे देगा, पी दे देगा, पैरेलल पाथ दे देगा, बैक ईएमएफ पूछेगा, सब चीज देखे, या बैक ईएमएफ दे देगा, ए दे देगा, सब चीज देके स्पीड पूछेगा। तो कोई चीज देख के एक चीज खाली छोड़ देगा, उसको आपसे क्या करेगा, पूछेगा। क्लियर है। इसके अलावा डीसी जनरेटर जो होता है हमारा सीरीज जनरेटर होता है। सीरीज जनरेटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बताओ, वेरिएबल स्पीड है जनरेटर, वेरिएबल स्पीड, तो हम लोग इसको बूस्टर के लिए उपयोग करेंगे। सीरीज जनरेटर का उपयोग, सीरीज जनरेटर के लिए उपयोग बूस्टर में करते हैं, बूस्टर के लिए यानी वोल्टेज बढ़ाने के लिए। डीसी शंट का उपयोग कहाँ करेंगे बताओ, हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए करेंगे। इसका हम लोग उपयोग करेंगे किसके लिए, बैटरी चार्ज के लिए उपयोग हम लोग करेंगे, इसका उपयोग हम लोग करेंगे बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग करेंगे, बैटरी चार्जिंग के लिए। और कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में, और सिंक्रोनस जनरेटर को एक्साइटेशन देने में, एक्साइट करने में इसको यूज कर सकते हैं। उत्तेजक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, उत्तेजक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, उत्तेजक के रूप में यूज कर सकते हैं। एक होता है आपका कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड में भी 2 तरह का होता है, कम्युलेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है। तो कम्युलेटिव हम लोग उसको बोलते हैं, कम्युलेटिव उसको बोलते हैं जिसमें फ्लक्स ज्यादा होता है, डिफरेंशियल उसको बोलते हैं जिसमें फ्लक्स कम होता है। हमारा फ्लक्स कम होता है और वैसे जनरेटर को पंचिंग में यूज करते हैं, डिफरेंशियल को पंचिंग में यूज करेंगे, ठीक है। और जबकि कम्युलेटिव को हम लोग कहाँ यूज करेंगे बताओ, कम्युलेटर वो भी वेरिएबल से स्पीड है, तो वेरिएबल स्पीड है तो इसी टाइप से सीरीज से उसको मिलता जुलता होगा, सीरीज से उसका मिलता जुलता उपयोग होगा, ठीक है। मेनली आपका जो एप्लीकेशन पूछेगा मोटर का पूछेगा, जनरेटर का बेसिकली शंट का जनरली पूछता है, शंट का जनरली पूछता है। तो शंट का उपयोग जनरली होगा किसके, उत्तेजक के रूप में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मोटर का सबका एप्लीकेशन याद रखेंगे। देखो सबका एप्लीकेशन सब बता रहे हैं, मोटर का एप्लीकेशन देखो, मोटर का एप्लीकेशन का हम बात करेंगे। देखो मोटर का एप्लीकेशन में, मोटर का एप्लीकेशंस में, मोटर में होता है डीसी सीरीज, डीसी सीरीज होता है। डीसी सीरीज में हमारा, डीसी सीरीज का देखो सब जितना क्वेश्चन पूछ सकता है सब एक बार में हम लिख देते हैं। ये देखो डीसी सीरीज है, डीसी सीरीज में देखो क्या पूछ सकता है। डीसी सीरीज में इसका टॉर्क ज्यादा होता है, टॉर्क क्या होता है, ज्यादा होता है, टॉर्क ज्यादा होता है। इसमें फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इधर से आकर के टिंकू इधर से आके फोटो लेना इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आके ले लो बढ़िया से। डीसी सीरीज है, डीसी सीरीज है। टॉर्क क्या होता है, ज्यादा होता है, टॉर्क क्या होता है, ज्यादा होता है। और क्या होता है बताओ, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। फ्लक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। फ्लक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। टॉर्क ज्यादा होता है, फ्लक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। टॉर्क ज्यादा होता है, फ्लक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। टॉर्क ज्यादा होता है, फ्लक्स वेरिएबल होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे, देखो हमारा टॉर्क जो होता है सबका ज्यादा, फ्लक्स होता है वेरिएबल। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखो उपयोग देखो कहाँ कहाँ करेंगे। उपयोग वहां करेंगे जहां ज्यादा टॉर्क को वेरिएबल हो, जैसे कि उपयोग इसका क्रेन में करेंगे, क्रेन में करेंगे, क्रेन में करेंगे, रेलवे में करेंगे, रेलवे लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में करेंगे, रेलवे लोकोमोटिव में करेंगे। और किस में कर सकते हैं उपयोग इसको बताओ, होस्ट में कर सकते हैं। इस सब इसका उपयोग करेंगे जहां ज्यादा टॉर्क का जरूरत है। किस में, वही है, ट्रम्बे में कर सकते हैं,
ट्रम्बे में कर सकते हैं, जैसे कोलकाता में ट्रम्बे होगा आपका, अभी भी चलता है। तो हमारा इसमें कर सकते हैं इसका उपयोग डीसी सीरीज में। डीसी शंट का बात करते हैं। डीसी शंट में होता है फ्लक्स कांस्टेंट होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है। फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण से इसमें टॉर्क क्या होता है, कम होता है। टॉर्क क्या होता है, कम होता है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे बताओ, इसका उपयोग कहाँ करेंगे बताओ? मशीन टूल में करेंगे इसका, मशीन टूल में करेंगे। और कहाँ कर सकते हैं बताओ शंट का हम लोग? और इसमें प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है। लेथ मशीन में कर सकते हैं, लेथ मशीन में कर सकते हैं, पंचिंग में कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देना है, ये जो है डीसी सीरीज मोटर जो है इसका बिना लोड दिए नहीं चालू करना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड दिए नहीं चालू करना चाहिए। ये हमारा नो लोड कंडीशंस में इसको नहीं चालू करो। अगर नो लोड कंडीशंस में क्या चालू होगा तो डीसी सीरीज मोटर्स का क्या होगा बताओ? स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगा, डेंजरसली हाई हो जाएगा, यानी कि बहुत तेजी से घूमेगा, फाउंडेशन को कबाड़ के फेंक सकता है। यानी कि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड दिए हम लोग को नहीं चालू करना चाहिए। लेकिन आपका डीसी शंट को लोड देके नहीं चालू करना चाहिए, उल्टा। शंट के पास उतना टॉर्क नहीं है तो शंट को बिना लोड दिए चालू करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही करना ही चाहिए। लेकिन सीरीज मोटर को लोड दे करके चालू करना चाहिए, सीरीज मोटर को लोड दे करके चालू करना चाहिए, जबकि शंट को बिना लोड दिए चालू करना चाहिए, ऐसा है। इसके अलावा कंपाउंड होता है। कंपाउंड मोटर जो होता है भी दो प्रकार के होता है, एक हमारा लॉन्ग शंट, एक शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में जो होता है दो वाइंडिंग उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। तो हमारा बेसिकली जो है कंपाउंड मोटर्स में क्या होता है, दो, एक फील्ड वाइंडिंग होता है शंट, एक होता है सीरीज। और शंट फील्ड का टर्न्स ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने के कारण से क्या होगा, पतला होगा। जबकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का टर्न्स क्या होता है, कम होता है, तो कम होने के कारण से क्या होगा, मोटा होगा, ठीक। और एक कम्युलेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है। कम्युलेटिव मतलब दोनों का शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स क्या होगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका उपयोग इसीलिए किसका, कम्युलेटिव का, कम्युलेटिव का, कम्युलेटिव का उपयोग, कम्युलेटिव मोटर, कम्युलेटिव मोटर का उपयोग कहां पर करेंगे, जहां बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगा। बहुत ज्यादा टॉर्क कहां होगा, एलिवेटर में, लिफ्ट में, एलिवेटर में, एलिवेटर में, एलिवेटर में, एक्सेलेटर में, एक्सेलेटर में। एक्सेलेटर जैसे कि स्टेशन में देखेंगे 16 चलित सीढ़ी, तो 16 चलित सीरीज में लो स्पीड भी होना चाहिए और ज्यादा टॉर्क भी होना चाहिए। लिफ्ट में हो सकता है, लिफ्ट में हो सकता है। इसका ये तीन उपयोग मेरे लिए याद रखना है, एक्सेलेटर में, लिफ्ट में, एलिवेटर में। इसके अलावा होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का कहाँ उपयोग करते हैं बताओ, डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड का उपयोग जो हम लोग जनरली जो करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड का, वेल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं। किसके लिए, वेल्डिंग के लिए। आर्क वेल्डिंग दे, चाप वेल्डिंग दे, कोयो वेल्डिंग दे, आंसर मारना वेल्डिंग में। डिफरेंशियल का उपयोग मेनली टाइप से किस में करते हैं बताओ, वेल्डिंग में करते हैं। क्लियर है इतना बात? अब हमारा इतना सारा बात को आपको क्लियर रखना है, बिल्कुल बहुत सा वैसे इंपॉर्टेंट बात है। और डिफरेंशियल बोलते हैं किसको थे, यदि फाइव बराबर 5s माइनस कितना हो जाएगा, 5s, दोनों फ्लक्स घट जाएगा। तो घट जाएगा तो यहाँ पर स्पीड जो होता है इससे बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा स्पीड के लिए चाहिए और क्या कम स्पीड के लिए चाहिए। इससे फ्लक्स जुड़ता है, इसमें फ्लक्स घटता है। इसका उपयोग हमारा लिफ्ट में, क्रेन्स में, एक्सीलेटर में, उसका उपयोग हम लोग किस में करेंगे, वेल्डिंग में करेंगे, याद रखना है इसको। इसके अलावा जो होता है हमारा, इसके अलावा जो होता है इंडक्शन। और एक चीज और, ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होता है, नो लोड करंट मात्र 4 से 5% ऑफ किसका होता है, फुल लोड करंट का, फुल लोड करंट का। यानी कि नो लोड करंट जो होता है मात्र कितना होता है, 4 से 5%। किसका 4 से 5% होता है, फुल लोड करंट का, यानी कि ट्रांसफार्मर का नो लोड। यही अगर इंडक्शन मोटर, ये किसमें है, ट्रांसफार्मर में, यही अगर हम इंडक्शन मोटर में बोलेंगे ये होता है 30 से 40% होता है अब किसका, फुल लोड करंट का। ये बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक बात और, ट्रांसफार्मर में यदि हम मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाएंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाने से, मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाने से, मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाने से पावर फैक्टर घटता है, पावर फैक्टर घटता है। यानी कि cos फाई जो है, cos फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई म्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई म्यू। पावर फैक्टर जो होता है से क्या होता है, घटता है। किसमें, ट्रांसफार्मर में। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। पावर फैक्टर का 3 फार्मूला होता है, पावर फैक्टर का 3 फार्मूला होता है। कौन कौन पावर फैक्टर का 3 फार्मूला होता है, देखो। पावर फैक्टर जो होता है से, ये जो है से cos फाई है। फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। ये जो होता है R/Z होता है, ये जो होता है P/S होता है, ठीक। P जहां पर एक्टिव पावर, P जो है से क्या, VI cos फाई होता है। S जो है से अपरेंट पावर, VI होता है। एक होता है Q जो होता है से VI sin फाई होता है। इन तीनों में रिलेशन है।
ये P है, क्या Q है, क्या S है, और ये तीनों रिलेशन से S स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन दे देता है। और ये तीनों जो है पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। पावर फैक्टर को हिंदी में हम लोग शक्ति गुणांक बोलते हैं। पावर फैक्टर क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक। ये जो है शक्ति गुणांक कैसा आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। और देखो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कुछ होता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए मेथड है। इंप्रूव करने के लिए मेथड है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंसर लगा सकते हैं, कंडेंसर से आपको कर सकते हैं, फेज एडवांसर से कर सकते हैं, फेज एडवांसर से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं बताओ? फेज एडवांसर से, कंडेंसर से, कैपेसिटर बैंक से, कैपेसिटर बैंक से। ये तीन तरीके से पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जा सकता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पावर फैक्टर कैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, तो बताओ कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है? 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है कि नहीं है? ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है से आपका क्या बताओ? सेल्फ स्टार्टिंग है, सेल्फ स्टार्टिंग है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर ये क्या बताओ? नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग आपका नहीं है। इसका अपना टॉर्क नहीं होता है, इसको घुमाने के लिए कुछ अलग से बल लगाना पड़ता है। ठीक है, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर आपके पास क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग है। अब इंडक्शन मोटर जो होता है, देखो ये हमारा मोटर और जनरेटर सिंक्रोनस का स्पीड पर डिपेंड करता है, सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडक्शन मोटर में देखो, यदि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा तो ये होगा इंडक्शन मोटर। क्या होगा? इंडक्शन मोटर। यदि रोटर का स्पीड इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? इंडक्शन जनरेटर। क्या होगा? इंडक्शन जनरेटर होगा, इंडक्शन जनरेटर होगा, जनरेटर होगा। रोटर का स्पीड यदि सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा तो इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस स्पीड से अगर रोटर का स्पीड जो होगा, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगा तो क्या होगा? इंडक्शन जनरेटर होगा। यदि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा तो ना तो इंडक्शन मोटर होगा ना ही जनरेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रोटेटिंग फील्ड होता है। 3 फेज सप्लाई देने के बाद आप क्या कीजिएगा? इस सिंक्रोनस स्पीड से आपका मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगा, और मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगा, इससे कम घूमेगा तब ना मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, या ज्यादा घूमेगा तब भी कट करेगा। लेकिन ये दोनों बराबर हो जाएगा। रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा? बोलो। सिंक्रोनस स्पीड से दोनों घूम रहा है, रिलेटिव मोशन क्या होगा? 0। ठीक है, एक ज्यादा कम घूमेगा तभी ना होगा रिलेटिव मोशन। इसमें ईएमएफ ही नहीं पैदा होगा, ईएमएफ ही नहीं पैदा होगा तो ना तो मोटर होगा ना तो जनरेटर होगा। नाइदर बिहेव्स एज मोटर नॉर बिहेव्स एज जनरेटर। तो दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। कब? जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। और इंडक्शन मोटर किस पर कार्य करता है बताया था अभी? लेंज के नियम के आधार पर कार्य करता है। कैसा? इसमें एक फॉर्मूला होता है स्लीप का, बहुत इंपॉर्टेंट है।